हेलो एवरीवन, शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बहुत दिनों से हमने कोई भी क्लास नहीं ली है, किसी कारणवश हम आपकी क्लास नहीं ले पाए, तो इसीलिए हमने आज सोचा कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की हमने संस्कृत की एक मैराथन क्लास लेनी चाहिए। तो इसीलिए हम आज डीएलएड की थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए हम संस्कृत की क्लास लेकर आए हैं, जो कि हम पढ़ाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में आता ही आता है, बस वही चीज़ पढ़ाएंगे, फालतू की चीज़ें हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। तो ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, शुरू से अंत तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से हम बात करेंगे तो स्वर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर के बारे में पूछ लेता है। तो हम क्या लिखेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वह स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है, जो स्वर होते हैं इनके उच्चारण में हम दूसरे वर्णों की हेल्प नहीं लेते, उनकी सहायता नहीं लेते। इनका उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है। हमसे पूछ लिया जाता है कि स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के भेद के बारे में लिखिए। ठीक है, तो स्वर के जो है वो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और हमारा प्लुत स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है कि इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इनकी संख्या 5 होती है। और कौन कौन से होते हैं? छोटा आ होता है, छोटी ई, छोटो ऊ, रिर, लरा। ठीक है, ये जो हमारे हैं वो ह्रस्व स्वर है। अब दीर्घ स्वर की बात करें, थोड़ा डिटेल में बताना चाहते हैं तो हम बताएंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर में कम लगता है और दीर्घ में उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और इनकी संख्या 8 होती है। इसमें क्या होगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए, आय, ओ, आओ, रिर। ठीक है, तो प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? ये प्लुत स्वर क्या होते हैं? इनके बोलने में, ठीक है, इनको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। और प्लुत स्वर का अगर हम एग्जाम्पल दें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ओम होता है। ओम, जब हम ओम बोलते हैं ना तो इसमें हमें तिगुना समय लगता है बोलने में, ओम। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, यानी कि इनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के भेद के बारे में बात करें तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, मिश्रित व्यंजन। डिटेल में अगर हम बिल्कुल थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि स्पर्श व्यंजन में आपने पढ़ा होगा कि कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, काचा, टा, तापा। ठीक है, काखा गागा से लेकर पा, फा, बा, भा, मा, यहाँ तक, यानी कि का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, ये जो 4 वर्ग होते हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन में होते हैं। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है? यारा, लावा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? बड़ा वाला शा होता है, षटकोण वाला सा होता है और सा होता है और हा होता है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिश्रित व्यंजन में। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन इसको बोलते हैं। कितने हैं? 3 होते हैं। ये कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा। जो छा होता है वो का प्लस सा से मिला होता है, मिलकर बना होता है। शा कौन सा? षटकोण वाला। त्रा जो होता है ता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञा जो होता है जा प्लस अय्या से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वचन के बारे में। तो वचन किसे कहते हैं? जिसमें शब्दों की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, यानी कि हमें जिससे पता लगता है कि वस्तु एक है, अनेक है, कितनी वस्तुएं हैं, 1 या 2 या 3 या बहुत ज़्यादा, तो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, और वचन कितने होते हैं संस्कृत में? संस्कृत में होते हैं हमारे 3 वचन। कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। एक वचन में एक वस्तु होती है, द्विवचन में 2 होती हैं, बहुवचन में बहुत सारी वस्तु होती हैं, 3 या 3 से ज़्यादा होती हैं, वही हमारा बहुवचन होता है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वीडियो में हम शॉर्ट इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि वीडियो कम समय में आपको ज़्यादा अच्छे से समझाना है, तो इसलिए इस बारे में मत सोचना कि सर मतलब हम टाइपिंग बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं तो अच्छे से समझ लो बस। तो अब हम बात करेंगे संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, और उन पुरुषों के बारे में बताइए। तो हम क्या लिखेंगे? 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत कौन होता है? जब श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए बात की जा रही हो, यानी कि जो तीसरा, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं,
और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा प्रथम पुरुष होगा। ठीक है, इसका उदाहरण होता है जैसे कि वह, उसने, यह, ये, इसने। ठीक है, यानी वह लड़का जा रहा है, वहाँ वह दो चीज़ें वहाँ पड़ी हैं, वह सब हाथ में फल लिए हुए हैं। जो वह है वो क्या है? प्रथम पुरुष है हमारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष के बारे में। मध्यम पुरुष में क्या होता है? जब बोलने वाला श्रोता के लिए बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपके बारे में अगर बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और आपके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप मध्यम पुरुष हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में तू, तुम, मुझे, तुम्हारा, यही होता है। जैसे कि तुम क्या करते हो, तो मैं इसमें तुम जो है वो मध्यम पुरुष हैं आप। उत्तम पुरुष बोले तो जब बोलने वाला अपने लिए बोल रहा हो, यानी कि मैं जब अपने लिए खुद बोल रहा हूँ तो मैं जो हूँ वो उत्तम पुरुष हूँ। ठीक है, मैं, हम, मुझे, हमारा, जब हम अपने लिए बात करते हैं तो उत्तम पुरुष होता है। जब हम जिससे हम बात करते हैं उसके लिए बात करते हैं तो वो हमारा मध्यम पुरुष होता है। और हम जिससे बात करते हैं किसी और के लिए, किसी और के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हमारा प्रथम पुरुष होता है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कारक के बारे में। तो कारक हमारा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्यों में क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें, राम पढ़ता है या राम जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कारक के भेदों के बारे में। कारक के भेद कितने होते हैं ये भी पूछ लेता है। तो एक बात याद रखना, संस्कृत में जो है ना, कारक के 6 भेद होते हैं। संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो आपको 6, 7, 8 ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको 6 ऑप्शन लगाना है। या अति लघु में आ जाता है कि कारक के भेद लिखिए। अगर संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है कि कारक के भेद लिखिए तो आप 6 लिखेंगे। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये हमारे प्रधान कारक होते हैं। जो बाद में एंड में होते हैं ना, संबंध और संबोधन, ये गौड़ कारक के रूप में माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे जो 6 कारक हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। कर्ता का क्या होता है? चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, यानी कि जो होता है संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना के बारे में होता है। संबंध काकी के होता है। अधिकरण में पेपर होता है। संबोधन क्या होता है? हेरे अरे। ये हमारे चिन्ह होते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे सुलेख के बारे में। सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख में से 1 नंबर का पूछा जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो सुलेख किसे कहते हैं? सुलेख के बारे में बताइए। तो छात्र जो होते हैं ना, मुद्रित कॉपी में लिखी ऊपर की पंक्ति नीचे की पंक्ति में लिखते हैं। यानी कि जो कॉपी होती है उसके ऊपर लाइन एक लिखी होती है, एक सेंटेंस लिखा होता है, उसके नीचे एक लाइन खाली होती है, तो बच्चे वही लाइन ऊपर वाली देखकर नीचे लिखते हैं। अब अनुलेख की बात करें तो अनुलेख में क्या होता है कि पुस्तक की नकल कॉपी में करते हैं। पुस्तक में जो भी हमारा एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, तो उसी अंश को जो है बच्चा अपनी कॉपी में लिखता है, उसकी नकल करता है, तो अनुलेख होता है। श्रुतलेख मतलब होता है सुनकर लिखना। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, तो ये जो है वो श्रुतलेख हो गया। जब हम किसी चीज़ को सुनकर लिखते हैं, किसी भी वाक्य को या विषय को, तो वो हमारा क्या है? श्रुतलेख हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कभी कभी एग्जाम में हमसे मात्र इतना पूछ लेता है कि अनुवाद शिक्षण की कितनी विधियाँ होती हैं। अनुवाद शिक्षण की विधियों के नाम लिखें। तो 3 विधियाँ होती हैं। पहली हमारी होती है पुस्तक विधि, दूसरा होता है हमारा दुभाषिया विधि, और तीसरा हमारा होती है तुलना विधि। यही हमारी 3 विधियाँ होती हैं अनुवाद शिक्षण की। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप लोग ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब कर देना। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी, तो दोनों का सेम होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी क्रिया या धातु से बने हुए संज्ञा अथवा विशेषण आदि शब्दों से पूर्व जोड़े जाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। समझ में नहीं आया तो बस इतना लिख देना, उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरू में यानी कि पहले ही जोड़ दिए जाते हैं, और प्रत्यय जो हमारे होते हैं वो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उपसर्ग की। तो उपसर्ग जो है धातु के यानी कि किसी भी शब्द के शुरू में जुड़कर यानी कि स्टार्टिंग में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मान लें कि जी धातु का अर्थ है जीतना, परंतु अगर इसके आगे हम परा लगा दें शुरुआत में, तो परा उपसर्ग लगने से क्या हो जाएगा भाई? पराजित हो जाएगा। अपोजिट हो गया बिल्कुल। जी का अर्थ होता है जीतना, और परा लग जाएगा तो पराजित हो जाएगा, यानी कि हारना। एग्जाम में अगर पूछ ले आपसे कि संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे भाई? आपको पता ही नहीं,
तो हम बता रहे हैं संस्कृत भाषा में कुल 22 यानी कि 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं पूरा चार्ट देख लो, ठीक है। पहला उपसर्ग हमारा है प्रा, फिर दूसरा परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, यही हमारे उपसर्ग होते हैं। और एग्ज़ाम में इन्हीं उपसर्गों से आपसे कोई पूछा जाएगा कि प्रा उपसर्ग से कोई 2 शब्द लिखिए, तो प्रणयति, प्रभवति, प्रसरति, प्रणमति। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, नंबर मिल जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए, आपने ये चार्ट देख लिया, समय कम है, छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ बताना होता है। पढ़ाई तो आप बहुत कुछ कर चुके हैं, बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है, और इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। चलिए अब हम प्रत्यय की बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय जो होते हैं ना, ये शब्द के अंत में जुड़े जाते हैं। उपसर्ग हमारे शब्द के पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के एंड में जुड़ते हैं, आखिर में जुड़ते हैं, ठीक है। प्रत्यय प्रमुख रूप से हमारे कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अगर थोड़ा सा डिटेल बताऊँ थोड़ा सा, तो आप समझ लीजिए कि कृत प्रत्यय होता है, इन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा विशेषण शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा विशेषण शब्द बनाए जाते हैं वही हमारे कृत प्रत्यय हैं। और तद्धित क्या है? जो प्रत्यय शब्द में जोड़े जाते हैं, जो प्रत्यय शब्दों में जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। आपका संस्कृत का 25 नंबर का पेपर होता है। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, संस्कृत में गिनती ज़रूर याद करनी है। ये तो 100% आती है। 1 से 50 तक की संस्कृत की गिनती कहीं से भी पूछ सकता है, 10 से 20 तक, 1 से 10 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 या 40 से 50 तक। तो हम क्या किस तरह से इन्हें याद करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 या 19 जिसे 19 कहते हैं, 20 को विंशति कहते हैं। फिर ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, सप्तविंशति, ऐसे ही हम करते चले जाएंगे, ठीक। इसी तरह आप चार्ट में देख सकते हैं, उसी से जैसे पहले अभी कर रहे थे अष्टविंशति, नवविंशति, सेम टू सेम। संस्कृत में अगर सबसे इजी कोई चीज़ है तो वो गिनती याद करना है, ठीक है। संस्कृत में सबसे इजी गिनती है, और गिनती अगर आपने याद कर ली 50 तक तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, 1 या 2 नंबर तो पक्का है, 2 नंबर में ही अधिकतर आता है, ठीक है। तो आज की हमारी यह क्लास यहाँ पर समाप्त हुई। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तब भी आपके पास होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, ठीक है। आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं, और थोड़ा बहुत तो आपने भी पढ़ा होगा। मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पूरा नहीं पढ़ा सकता, ठीक है जी। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आपकी क्लास ले ली, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वो तो मैंने पढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, आप अपना कर्तव्य निभाइए। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।